तो चैप्टर 1 और 2 10 + 5 15 नंबर फ्री के हैं। फ्री के नंबर है ये, फ्री। ठीक है, फ्री के नंबर है ये। ठीक है, ये फ्री के नंबर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अब 15 आउट ऑफ 15 आप ला सकते हो। ठीक है, 15 में 15 ला सकते हो, कोई इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई ज्यादा क्रॉस कुछ नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर 1 है बेसिक ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है? का डेरिवेटिव का मतलब होता है डिराइव। डिराइव होती है अंडरलाइंग असेट से। जिसकी वैल्यू अंडरलाइंग असेट्स की वैल्यू से डिराइव होती है वो डेरिवेटिव होता है। ठीक है, जैसे मेटल्स, जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो कॉपर एक अंडरलाइंग है, उसकी वैल्यू से डिराइव होगी डेरिवेटिव की वैल्यू, इस कॉपर की डेरिवेटिव, फ्यूचर ऑप्शन। ठीक है, एनर्जी, ऑयल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, ये जो चार्ट्स है यहां से क्वेश्चंस आते हैं, इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, किसमें से कौन कौन से डेरिवेटिव हो सकते हैं। ठीक है, एग्री कमोडिटी में अपन जानते हैं सुगर, कॉफी, कॉटन, पल्सेस। फिनेंशियल असेट्स में तो अपन जानते हैं शेयर्स, इक्विटी, बॉन्ड्स, फॉरेन एक्सचेंज यानी करेंसीज। अब डेरिवेटिव मार्केट शुरू कब हुआ था? 12th ऑफ सेंचुरीज में, जब यूरोपियन ट्रेड फेयर में सेलर साइन करते थे कॉन्ट्रैक्ट कि हम आपको फ्यूचर में डिलीवरी देंगे जो हमने आपको सामान सोल्ड किया है। 13 सेंचुरीज में वूल्स की जो ट्रेडिंग होती थी 20 साल के एडवांस में होती थी, यानी आज मैंने ट्रेड लिया है तो 20 साल बाद डिलीवरी होगी, ऐसा कुछ। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है 1634 टू 1637 ट्यूलिप मेनिया हुआ था। ट्यूलिप पे ट्रेडिंग हो रही थी, एफएनओ मींस 1 साल 2 साल के बाद की डिलीवरी के लिए लोग पैसे देने को तैयार थे एडवांस में, इतनी ज्यादा डिमांड थी, इतना हाई प्राइस था। ट्यूलिप एक फ्लावर है, उसका बर्ड्स है ट्यूलिप, उसके लोग इतने शौकीन हो गए थे कि उसमें भी बहुत बड़ी ट्रेडिंग होती है, यानी बहुत, आप समझिए, यानी कि ट्यूलिप मेनिया बोला जाता है, आज भी लोग बोलते हैं कई चीजों में ट्यूलिप मेनिया हो सकता है। तो 1634 टू 1637 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ट्यूलिप मेनिया से क्वेश्चंस आते हैं। हॉलैंड में ट्यूलिप मेनिया 3 साल का था, 34 टू 37। फिर 17 सेंचुरी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है डोजिमा, जापान में डोजिमा में नियर ओसाका फ्यूचर मार्केट इन राइस डेवलप हुआ था। चावल में फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग शुरू हुई थी कि प्रोटेक्ट कर सकते हैं राइस प्रोड्यूसर फ्रॉम बैड वेदर एंड वारफेयर, लड़ाई, खराब मौसम से हम राइस प्रोड्यूसर्स को बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो 17 सेंचुरी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1840 और 48 में सीबीओटी, इसका कई बार फुल फॉर्म आता है सीबीओटी, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड। पहली बार फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था 1848 में वेरियस कमोडिटीज में। 1865 में एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जिसे अपन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, 1865 में सीबीओटी ने किया था। फर्दर लिस्ट 1999 में 1919 में शिकागो बटर एंड एग बोर्ड, जो स्पिन ऑफ था सीबीओटी का, उसने फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, जिसको फिर बाद में इनका नाम चेंज करके कर दिया गया शिकागो मर्सेंटाइन एक्सचेंज, सीएमई। 1972 में शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज ने इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट, जिसमें करेंसी फ्यूचर में ट्रेडिंग अलाउ की थी, 1972 में। 1973 में पहली बार लिस्टेड ऑप्शन में ट्रेडिंग हुई थी शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज के द्वारा। 1975 में ट्रेजरी बिल फ्यूचर में, 1977 में टी बॉन्ड्स, 1982 में यूरो डॉलर्स। ठीक है, 82 में स्टार्ट हुआ था फर्स्ट स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर ट्रेडिंग। अब इसमें से ये जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेंगे। इसके मैं एमसीक्यू भी आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, पहले लेकिन प्रॉमिस ये करना है कि हमें इस पीडीएफ से स्टडी करनी है। पीडीएफ से, पीडीएफ पहले कवर करना है, क्योंकि हमारा टारगेट 60 लाना नहीं है।
60% नहीं लाना है हमको, हमको 80% से ऊपर रिजल्ट लाने हैं। ठीक है, 80% से अच्छे अगर आप लाते हो, मार्केट में आपका नाम होगा, मेरा नाम नहीं होगा, क्योंकि मेहनत आपने की है। ठीक है, तो 1983 में शुरू हुआ था शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज, सीबीओ, जिसने S&P 100 और S&P 500 इंडाइसेस में, स्टॉक इंडाइसेस में ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी, ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये फैक्टर्स दिए हुए हैं जिसने इन्फ्लुएंस किया डेरिवेटिव मार्केट ग्लोबली। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसके कारण डेरिवेटिव मार्केट में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ मिली? पहला चीज, इंक्रीज फ्लक्चुएशन इन अंडरलाइंग असेट प्राइस, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होने लगा, अप डाउन, बहुत हायर अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन, जिसके कारण लोगों ने अपनी पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं अंडरलाइंग असेट प्राइस को। ठीक है, जितनी ज्यादा फ्लक्चुएशन होगी उतनी ज्यादा डेरिवेटिव मार्केट में ग्रोथ देखने को मिली। इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ग्लोबली। ठीक है, दूसरे देश के, एक देश दूसरे देश, यानी कि ईच अदर्स, एक कंट्री दूसरे कंट्रीज में, जैसे इंडिया में रह के आप यूरोप में ट्रेड कर रहे हो, यूरोप का इंसान, यूरोप का ट्रेडर इंडिया में ट्रेड कर रहा है, कोई जापान में ट्रेड कर रहा है, कोई चाइना में कर रहा है, कोई जर्मनी में कर रहा है, ठीक है, कोई यूके में कर रहा है, तो इंटीग्रेशन हुआ। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशंस, मोबाइल के आने से क्या फायदा हुआ? रिडक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट। आज अपन ट्रेडिंग करते हैं तो अपने को लगता है ना ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत कम है। ठीक है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, जो मार्केट पार्टिसिपेट हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, सोफिस्टिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट टूल टू मैनेज रिस्क। ठीक है, नए एप्लीकेशन आने से फ्रीक्वेंट इनोवेशंस हो रहे हैं डेरिवेटिव मार्केट में, न्यूअर एप्लीकेशन आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ये आता है बॉस, ये क्वेश्चन आता है, ऑलवेज आता है, जितनी चीज मैं बॉक्स बनाते जाऊंगा उसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, फिर इंडियन डेरिवेटिव मार्केट, इसका इतिहास क्या है? तो पहली बार 24 मेंबर्स की कमेटी बैठी थी, चेयरमैन ऑफ डॉक्टर एलसी गुप्ता, नवंबर 18 1996, कि एप्रोप्रिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जा सकते डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए। तक उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और डेरिवेटिव को रिकमेंड किया कि उसे एज अ सिक्योरिटी घोषित किया जाए, डिक्लेयर किया जाए, तो सिक्योरिटीज के जो रेगुलेशंस है उसमें लागू हो सके। ठीक है, तो सेबी ने एक और ग्रुप सेट किया जून 1998 में। देखिए, एलसी गुप्ता और जे आर वर्मा, इनके नाम भी आते हैं, कौन से ईयर में इन्होंने क्या किया था। तो एलसी गुप्ता ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और डॉक्टर जे आर वर्मा ने रिस्क के ऊपर, रिस्क कंटेनमेंट ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, 1998, जून 1998 में और अक्टूबर 1998, केवल 3 महीने में बता दिया कि उसमें रिस्क क्या हो सकता है, यानी कि अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। उन्होंने वर्क किया था मार्जिन सिस्टम, मेथोडोलॉजी फॉर चार्जिंग इनिशियल मार्जिन, ठीक है, मेंबरशिप डिटेल, नेटवर्थ क्राइटेरिया, डिपॉजिट रिक्वायरमेंट। 1999 में सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रेगुलेशन एक्ट, जो SCRA था, उसको अमेंड किया गया, जिसमें डेरिवेटिव को भी ऐड किया गया। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी डेवलप किए गए कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग को गवर्न किया जा सके। ठीक है, मार्च 2000 में गवर्नमेंट ने रिपील किया 3 डिसाइड ओल्ड नोटिफिकेशन को और प्रोहिबिट किया फॉरवर्ड ट्रेडिंग। ठीक है, जो प्रोहिबिट था फॉरवर्ड ट्रेडिंग उसको हटा दिया उन्होंने मार्च 2000। तो जे आर गुप्ता, एलसी गुप्ता, ये बॉक्स जो मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट है। जे आर गुप्ता ने किसमें काम किया? ये आपका रिस्क में। जे आर वर्मा ने, सॉरी, एलसी गुप्ता ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में काम किया। तो ये आते हैं क्वेश्चन, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है, एज इट इज टिक मारना है, 1 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगते इस सब क्वेश्चंस के आंसर करने। तो पहली बार आप देखिए, ये जो बॉक्स है ये बहुत 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? जून 2000 में, जून 2000 में सेबी ने परमिट किया BSE एंड NSE टू इंट्रोड्यूस इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट। ठीक है,
सेबी अप्रूव ट्रेडिंग इन इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन निफ्टी एंड सेंसेक्स, जो जून 2000 में स्टार्ट हुआ। ठीक है। इंडेक्स ऑप्शन कमेंट्स हुआ जून 2001 में, स्टॉक में हुआ जुलाई 2001। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंडिविजुअल स्टॉक स्टार्टेड इन नवंबर 2001। और देखिए इन सबसे अलग छोड़िए, MSEI का फुल फॉर्म भी पूछ रहा है, और इन्होंने ट्रेडिंग कब से स्टार्ट की, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने डेरिवेटिव प्रोडक्ट में फरवरी 2013। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्वेश्चन, अगर आप में से किन्हीं ने पहले एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 स्कोरिंग, स्कोरिंग चैप्टर है, 10 में 10 आने चाहिए। तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स क्या है? पहला होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मींस कोई एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है, कोई BSE NSE MCX इन्वॉल्व नहीं है। मैं आपके पास गया, दो पार्टीज, मैंने और आपने बात की कि हम बाय और सेल करेंगे अंडरलाइंग असेट्स को। ठीक है, फ्यूचर डेट में, पर्टिकुलर प्राइस में, और कितनी क्वांटिटी है वो हम दोनों ने मिलकर डिसाइड की। ठीक है, दोनों पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन साइन नहीं किया, यानी कि ऑब्लिक करेंगे अपना ऑनर कि हाँ आप मुझे पैसे दीजिएगा, मैं आपको डिलीवरी दे दूंगा। ठीक है, लेकिन ये निगोशिएशन दोनों पार्टी के बीच में होता है। तो टर्म एंड कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं वो कस्टमाइज होते हैं, कस्टम मेड। मैं और आप दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि क्लास 9 बजे चलेगी रात को। अब 9 बजे चली, ठीक है, नहीं चली तो कोई बात नहीं। लेकिन मार्केट में अगर आप क्लास लोगे तो आपको बोलेगा कि मैं तो 9 बजे नहीं दे सकता, मैं तो सुबह शाम को ही दूंगा, यानी कि सुबह 9 से 3 के बीच ही दूंगा। ठीक है, तो ये एक टेलर मेड है कि मैंने आपसे बात की कि 9 बजे मैं आपसे आपकी क्लास लूंगा। सेम वैसी यहां पे दोनों पार्टीज के बीच डिसाइड हुआ कि आने वाली इस डेट को हम अपने ऑब्लिगेशंस को ऑनर करेंगे। अब फॉरवर्ड में क्या होता है, ये फ्यूचर की तरह सिमिलर होता है, लेकिन जो ट्रेड होता है, जो डील होती है, वो रेगुलेटेड एक्सचेंज के द्वारा होती है। निगोशिएशन दो पार्टीज के बीच में नहीं होता है। फ्यूचर जो होता है उसमें स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लॉट साइज, मैच्योरिटी डेट सब फिक्स रहती है, उसी में ट्रेड होगा। ऐसा नहीं है कि 400 क्वांटिटी ले लो सर, नहीं, जो लॉट साइज डिसाइडेड है उतने में ही ट्रेड होगा। ठीक है, फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन ये अपन चैप्टर 3 4 में इतने डिटेल में पढ़ेंगे कि पूछे मत। ठीक है, फिर ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपको राइट मिलता है एज अ बायर। ऑप्शन बायर को राइट मिलता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता, टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट्स बिफोर अ स्टेटेड डेट और स्टेटेड प्राइस। मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट, आपसे राइट खरीद लिया मैंने, अब मैं उसको ऑब्लिक करूं या ना करूं मेरी मर्जी है, मैं बायर हूं, ऑप्शन बायर। ठीक है, मैंने अगर राइट को ऑब्लिक किया, यानी कि राइट को यूज किया, एक्सरसाइज किया, तो सेलर के पास ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है, बायर ऑफ अ ऑप्शन पे द प्रीमियम। जो बायर होते हैं क्या पेड करते हैं? प्रीमियम। और राइट को बाय करते हैं। राइटर क्या करते हैं? ऑप्शन को, ऑप्शन का प्रीमियम रिसीव करते हैं। ठीक है, इफ बायर एक्सरसाइज इज राइट, वो भी कब, ऑब्लिगेशन को कब होगा? जब बायर अपनी एक्सरसाइज करे अपनी राइट को। ठीक है, ये तीन। चौथा है स्वैप्स, कैश फ्लो। स्वैप का मतलब है कि एक इंसान से दूसरे इंसान कैश फ्लो को एक्सचेंज किया गया टू पार्टीज के बीच में, प्री अरेंज फॉर्मूला। और स्वैप होता है सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये मार्केट पार्टिसिपेट को हेल्प करता है रिस्क मैनेज करने में। ठीक है, वोलेटाइल इंटरेस्ट रेट, करेंसी एक्सचेंज एंड कमोडिटी, ये जो बॉक्स है, ये छोटा सा बॉक्स है, इसको याद रखिएगा। और स्वैप्स जो होते हैं वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मार्केट में पार्टिसिपेंट कितने होते हैं, यहां तक कोई डाउट? आई थिंक क्लियर। ओके, मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं तीन टाइप के। पहले होते हैं हेजर्स। मेरी बहुत बड़ी पोर्टफोलियो है, 200 400 500 करोड़ की, मैं बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हूं, मैं कॉरपोरेट हूं, कॉरपोरेशन हूं, इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूट हूं, बैंक हूं, बड़ी बड़ा है मेरा अंडरलाइंग जो असेट्स है वो भी बड़ी है, पोर्टफोलियो बड़ा है, तो रिस्क ज्यादा बड़ा है। अगर मार्केट गिरता है
तो मुझे ज्यादा रिस्क होगा। तो मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव प्रोडक्ट को यूज करूंगा, रिड्यूस द रिस्क। तो मुझे लॉस, प्रॉफिट बड़ा हो या ना हो, मेरा लॉस लॉस छोटा होना चाहिए, ज्यादा ना ज्यादा प्रॉफिट ना ज्यादा लॉस। तो ऐसे हेजर्स कहां पे रिड्यूस करते हैं, मार्केट वेरिएबल सच एज इंटरेस्ट रेट, शेयर प्राइस, बॉन्ड प्राइस, करेंसी एक्सचेंज और कमोडिटीज प्राइस। इन सब चीजों से मैं अपनी पोर्टफोलियो को या अपने रिस्क को मिटिगेट करना चाहता हूं, रिड्यूस करना चाहता हूं, तो मैं डेरिवेटिव का यूज करूंगा। स्पेक्यूलेटर्स और ट्रेडर्स क्या होते हैं, फ्यूचर मूवमेंट को प्रेडिक्ट करते हैं। प्रेडिक्शन, प्रोबेबिलिटी कि अंडरलाइंग असेट ऊपर जाएगा, मेरा व्यू है एज अ ट्रेडर स्पेक्यूलेटर। तो मैं पोजीशन लूंगा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं डेरिवेटिव यूज करूंगा ओवर द अंडरलाइंग असेट्स। अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में ऊपर गया तो मुझे बड़ा प्रॉफिट होगा, नहीं गया तो मुझे प्रॉफिट छोटा होगा, यानी लॉस होगा, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट बड़ा और लॉस भी बड़ा होता है, ठीक है, अगर मैं फ्यूचर यूज करूं चाहे ऑप्शन बायर रहूं, ठीक है। और जो स्पेक्यूलेटर या ट्रेडर होते हैं ना, वो वॉल्यूम देते हैं मार्केट को, वॉल्यूम उन्हीं के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और एज अ ट्रेडर मैं फ्यूचर को, एफएनओ को क्यों यूज करूंगा, क्योंकि दे आर लेस एक्सपेंसिव, कम एक्सपेंसिव, खर्चे नहीं आते हैं ज्यादा। 10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो 1 लाख रुपीज भी मार्जिन दे के मैं 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट ले सकता हूं, ठीक है। फिर होता है आर्बिट्राज। देखिए ये आर्बिट्राजर है ना, ये आपको परेशान करेगा पूरे एग्जाम, पूरे चैप्टर्स में। तो ये समझ जाइए कि आधा काम तो हमको आर्बिट्राजर को समझने का है। तो आर्बिट्राज का क्या होते हैं कि दो मार्केट में प्राइस डिफरेंस हो रहा है। जैसे एक मार्केट है उसमें 100 रुपीज प्राइस चल रहा है, एक में चल रहा है 102, तो उनको दिख रहा है 2 रुपए की मिस प्राइसिंग। तो वो मिस प्राइसिंग को उनका प्रॉफिट होता है वो 2 रुपए। तो क्या करेंगे, जहां पे सस्ते में मिल रहा है एक्सपेंस 100 रुपए में, वहां से बाय और 102 रुपए वाले को सेल करेंगे। और वो तब तक करेंगे जब तक दोनों मार्केट में प्राइस सेम ना हो जाए। लेकिन एक इफिशियंट मार्केट, जो हमारे मार्केट है बहुत इफिशियंट है, वहां पे आर्बिट्राज इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। एज अ ट्रेडर मैं और आप सोचें कि मैं आर्बिट्राजर बनूं तो मुझे तो दिखेगा ही नहीं कि प्राइस में डिफरेंस कहां है, और ये बहुत कम समय के लिए होता है। और साइमल्टेनियसली एक आर्बिट्राजर होता है, बाय और सेल दोनों एक साथ करता है, पता भी नहीं चलता। लेकिन ये 2 रुपए के प्रॉफिट में आप बहुत सारे टैक्सेस, कॉस्ट, एसटीटी, जीएसटी और ब्रोकरेज, ये सब चीजें इंक्लूड नहीं है इसमें, है ना। ये 2 रुपए आपका प्रॉफिट है शुद्ध। मिस प्राइसिंग को आर्बिट्राजर एक्सप्लॉइट करता है, खोजता है और बाय सेल करके वो प्रॉफिट बना लेता है मिस प्राइसिंग से, ठीक है। इसको बहुत डिटेल में अपन चैप्टर 3-4 में देखने वाले हैं, ठीक है। फिर टाइप ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न वर्ल्ड ह्यूज वैरायटी ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है डेरिवेटिव्स के, ठीक है। या तो ऑर्गेनाइज एक्सचेंज में होते हैं जिसको एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव बोलते हैं, ईटीडी, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। या तो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, मींस दो पार्टीज के बीच में टेलीफोन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या आपस में बातचीत करके वो डील कर लिए, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो जैसे फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, ये तो अपन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अपन ने देखा। तो देखिए ओवर द काउंटर मार्केट होता है, कोई फिजिकल मार्केट नहीं होता है, जहां पे बट कलेक्शन ऑफ ब्रोकर और डीलर जो पूरे इंडिया, पूरे कंट्री में चारों तरफ है, उनसे फोन में बात होती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कुछ भी, व्हाट्सएप, मेल, जो भी है उसमें बात होती है, वहां पे डील हो जाती है, ठीक है। बाइंग और सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट आर मैच थ्रू निगोशिएटेड, निगोशिएशन के थ्रू होता है, ओवर अ टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, निगोशिएशंस होते हैं दोनों के बीच में, ठीक है। ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट में सब्सटेंशियल ग्रोथ मिली है लास्ट 5 फ्यू ईयर्स में, ठीक है। और बड़े प्लेयर्स ओटीसी करते हैं जैसे बैंक, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन और सोफिस्टिकेटेड मार्केट पार्टिसिपेंट लाइक हेज फंड, कॉर्पोरेशन एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ठीक है।
ओटीसी मार्केट लेस रेगुलेटेड मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे सेबी का क्या रोल है, जब ओटीसी आपको पता ही नहीं चलना है, रेगुलेशन नहीं है वहां पे। अगर कोई भी पार्टी डिफॉल्ट की तो आप कहाँ पे जाके केस करोगे, किसको बताओगे कि डिफॉल्ट हो गया, मेरा मेरा लॉस हो गया। तो ये बड़े पार्टीज करते हैं ना, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशनल लोग करते हैं ये सब, ठीक है। तो ओटीसी मार्केट के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है टेलर मेड, मीन्स मैंने और आपने फोन में बात की, इतनी क्वांटिटी चाहिए, इस प्राइस पे चाहिए, इस डेट को चाहिए। द मैनेजमेंट ऑफ काउंटर पार्टी रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क होता है ओटीसी मार्केट में काउंटर पार्टी या क्रेडिट रिस्क, वो डिसेंट्रलाइज होता है क्योंकि वो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस के बीच होता है, ठीक है। कोई फॉर्मल सेंट्रलाइज लिमिट नहीं होती इंडिविजुअल पोजीशन, लिवरेज और मार्जिन की, कोई फॉर्मल रूल या मैकेनिज्म नहीं होता। ट्रांजेक्शन और प्राइवेट होते हैं, इनका कोई भी डिस्क्लोजर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं, ट्रेडेड और ऑर्गेनाइज एक्सचेंज में होते हैं, विद प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर, ठीक है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड में क्या होता है, आपको नहीं पता आप किससे बाय कर रहे हो या किसको सेल कर रहे हो, लेकिन वो प्लेटफॉर्म में होता है, वो होती है एक्सचेंज ट्रेडेड प्लेटफॉर्म। और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन गारंटी लेता है परफॉर्मेंस की, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव क्या है, पहला होता है इट हेल्प टू इंप्रूव प्राइस डिस्कवरी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन एंड एक्सपेक्टेशंस। आप अपने इनेबल द ट्रांसफर ऑफ वेरियस रिस्क हु आर एक्सपोज टू रिस्क but have low risk appetite to participate with higher risk appetite. Exposed to low risk appetite means hedgers और high risk means traders. hedgers क्या करते हैं, वो रिस्क देना चाहते हैं कि आप मेरा रिस्क आप ले लो। ट्रेडर क्या करते हैं, हाँ मैं रिस्क लेना चाहता हूं, मुझे पैसे बड़े बनाने, ठीक है। इट इनेबल्स स्पेक्युलेटिव ट्रेड फ्रॉम अनऑर्गेनाइज मार्केट टू ऑर्गेनाइज मार्केट, ठीक है। एनी डाउट यहां तक, कोई डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? देखिए बहुत बहुत मेहनत करनी है अच्छे नंबर लाने के लिए, ठीक है। अब देखिए रिस्क क्या होता है, डेरिवेटिव मार्केट में वेरियस काइंड ऑफ रिस्क होते हैं। पहला होता है काउंटर पार्टी रिस्क, अगर कोई पार्टी डिफॉल्ट कर गई पैसे देने पे। प्राइस रिस्क, लॉस ऑन पोजीशन बिकॉज ऑफ प्राइस मूव, आपने बाय की पोजीशन ली थी, अचानक से मार्केट तेजी से गिर गया तो प्राइस रिस्क। लिक्विडिटी, आप एग्जिट नहीं कर पा रहे हो, 100 रुपीज प्राइस है लेकिन कोई सेलर ही नहीं है या बायर ही नहीं है, तो लिक्विडिटी रिस्क। लीगल और रेगुलेटरी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, कोई फ्रॉड हो गया, इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन, इनप्रॉपर एग्जीक्यूशन हुआ इसके कारण, ठीक है। तो मे नॉट बी अप्रोप्रिएट एवेन्यू फॉर समवन ऑफ लिमिटेड सोर्स, जिसके पास लिमिटेड सोर्स है उसके लिए कभी ये बेस्ट रहा ही नहीं। और जो लो रिस्क टॉलरेंस, थोड़े से रिस्क में जो घबरा जाते हैं उनके लिए तो एफएनओ है ही नहीं, ठीक है। पहले तो पार्टिसिपेंट, मार्केट पार्टिसिपेंट को केयरफुली कंसीडर करना चाहिए कि ये ट्रेडिंग उनके लिए सुटेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो मार्केट पार्टिसिपेंट जो है उनको पहले जो ट्रेड करते हैं डेरिवेटिव में, उनको ये एडवाइस दी जाती कि बॉस मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, ये क्वेश्चन आता है हमेशा। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में हो तो आपने देखा होगा, इसके मैंने एक तो क्वेश्चन डाला भी है, ठीक है। इंस्टाग्राम में मैंने ये क्वेश्चन डाला था, 2-4 लोगों ने आंसर सही दिए हैं, ठीक है। तो रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट होता है, उसको केयरफुली रीड करना होता है उस, और जब आप अकाउंट ओपन होता है ब्रोकर का क्लाइंट के साथ, उस समय एग्रीमेंट साइन कराया जाता है। तो मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट इशूड कौन करते हैं, मेंबर ऑफ एक्सचेंज, और कंटेंट करते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिंग इन इक्विटी एंड एफएनओ सेगमेंट्स, ठीक है। आपको मार्केट में पार्टिसिपेट करने से पहले वो डॉक्यूमेंट को अच्छे से रीड करना होता है, चाहे आप कैपिटल मार्केट में आओ, चाहे कैश सेगमेंट में आओ, चाहे आप एफएनओ में हो। रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, RDD, ठीक है। एनी क्वेश्चंस यहां तक? बहुत आसानी से कंप्लीट हो गया यहां तक, कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे, मीन्स आप लोगों को ये सब चीजों की जानकारी है, दैट्स गुड। ये कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं, इसको देख लीजिएगा,
ठीक है। अब देखिए इंडेक्स क्या होता है बताइए, चैप्टर 2। आज अपन चैप्टर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग द इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? 5% क्वेश्चंस आते हैं, 5% वेटेज है 5% इस चैप्टर का, मींस 5 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इंडेक्स क्या है? अपन इंडेक्स देखते हैं ना, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, तो उससे क्या पता चलता है? इंडेक्स इज द स्टैटिकल इंडिकेटर, जो मेजर करता है कि इकोनॉमी कैसा कर रही है या वो स्पेसिफिक एरिया कैसा कर रहा है। जैसे आईटी सेक्टर को देखने से, निफ्टी आईटी को देखने से ये समझ में आता है कि निफ्टी आईटी कैसा कर रही है, फार्मा कैसा कर रहा है, एफएमसीजी कैसा कर रहा है। ठीक है, तो फिनेंशियल मार्केट इंडेक्स इज अ पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज दैट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर मार्केट। निफ्टी में क्या है? 50 स्टॉक्स होते हैं, वो अलग अलग सेक्टर्स के होते हैं। टोटल उनकी पोर्टफोलियो वैल्यू से अपने को क्या समझ में आता है कि मार्केट कहां जा रहा है, इकोनॉमी कैसा कर रही है। ठीक है, ईच इंडेक्स, सभी इंडेक्स के अपने ओन कैलकुलेशन और मेथोडोलॉजी होती है इन टर्म ऑफ चेंज फ्रॉम बेस वैल्यू। ठीक है, बेस वैल्यू रिसेंट की, प्रीवियस डेज की भी हो सकती है, मैनी ईयर्स की भी हो सकती है। ठीक है, फिनेंशियल इंडाइसेस जो होते हैं ना, इंडेक्स, उनको क्रिएट किया गया है मेजर प्राइस मूवमेंट ऑफ स्टॉक, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, अदर टाइप ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। स्टॉक इंडेक्स को क्रिएट किया गया है कि मार्केट पार्टिसिपेंट इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सके रिगार्डिंग द एवरेज शेयर प्राइस मूवमेंट इन द मार्केट। ठीक है, तो एक सिग्निफिकेंस क्या होता है स्टॉक इंडेक्स का? कोई बता सकता है स्टॉक इंडेक्स को देखने से क्या समझ में आता है? कोई आंसर नहीं आ रहा सर, है। मार्केट अब Sir, if you see the Nifty 50, there is a top 50 companies listed in this Nifty 50. हाँ, So we get the idea of the how Nifty 50s work. यस। तो हाउ निफ्टी वर्क्स मींस, हम निफ्टी अपने देश को रिप्रेजेंट करती है, ओवरऑल मार्केट और पर्टिकुलर सेक्टर की एक ओवरऑल मार्केट कैसा कर रहा है। अगर निफ्टी डाउन बाई 10% लिखता है या निफ्टी अप बाई 5%, उससे पता चलता है कि मार्केट अच्छा कर रहा है कि खराब कर रहा है। ठीक है, और इट सर्व एज अ बेंचमार्क फॉर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, जैसे मैनेज पोर्टफोलियो बिलोंगिंग टू इंडिविजुअल और म्यूचुअल फंड। ठीक है, अपन कंपेयर कर लेते हैं, बेंचमार्क है। अपन ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, उसमें 10% रिटर्न आ रहा है, लेकिन निफ्टी ने उस ईयर तो 15% रिटर्न दिया है, तो अपना जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है वो खराब है। ठीक है, बेंचमार्क से तो खराब है। ठीक है, या अगर निफ्टी ने 15% अच्छा परफॉर्मेंस दी है, तो अगर म्यूचुअल फंड में 20% मिल रहे हैं, इसका मतलब है म्यूचुअल फंड बेंचमार्क से अच्छा कर रही है। ठीक है, थर्ड, ये देखिए क्वेश्चन आता है, इसको मैं बॉक्स बना दे रहा हूं। इट इज यूज्ड एज अ अंडरलाइन फॉर फाइनेंशियल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वेरियस प्रोडक्ट इन ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड। ये आता है क्वेश्चन, ये बॉक्स से क्वेश्चन आता है। अब देखिए, टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, एक होता है मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स। इसका क्या मतलब है कि जिस इस मेथड में ईच स्टॉक इज गिवन एज वेटेज अकॉर्डिंग टू इट्स मार्केट कैप, मींस हायर द मार्केट कैप, हायर ऑफ इट्स वेटेज इन इंडेक्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। ठीक है, मार्केट वैल्यू क्या है उस कंपनी की, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन से पता चलता है। जितनी ज्यादा हाई है, हायर द मार्केट कैप, हायर द वेटेज इन इंडेक्स। ठीक है, अब इसका यूज किस में होता है देखो, इसका क्वेश्चन आता है। देखो, पहले पॉपुलर इंडेक्सेस, सेंसेक्स एंड निफ्टी, अर्लियर डिजाइन और मार्केट कैप, अर्लियर पहले यूज होता था। मार्केट कैप कैपिटलाइजेशन वेटेज इंडेक्स, ठीक है, इसमें अर्लियर यूज होता था पहले, अभी नहीं होता है। अभी कौन सा होता है देखते हैं अपन। फिर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स, मींस इक्विटी होल्डिंग है की, एक इंस्टीट्यूशंस की, कॉर्पोरेट की, इंडिविजुअल्स, तो जितनी फ्री फ्लोट अवेलेबल है, इमीडिएट ट्रेडिंग के लिए जो अवेलेबल होती है उसको फ्री फ्लोट बोलते हैं। ठीक है, अभी जो मार्केट है, मार्केट
सेंसेक्स, निफ्टी और एसएक्स 40, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक ग्लोबली ओवर अ टाइम फ्री फ्लोट बेसिस पे ही है, इंक्लूडिंग सेंसेक्स, निफ्टी एंड एसएक्स 40, ठीक है। ये फ्री फ्लोट मार्केट में आते हैं। फ्री फ्लोट का मतलब होता है कितने इक्विटीज ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। इसको देखिएगा, ये जो मैं सेंसेक्स, निफ्टी और ये सब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। फ्री फ्लोट, अभी फ्री फ्लोट चल रहा है। फिर थर्ड होता है प्राइस वेटेज, जिसका प्राइस ज्यादा है उसको ज्यादा वेटेज दिया जाता है, ठीक है। हायर प्राइस विल मोर वेटेज एंड देयरफॉर विल हैव अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक। प्राइस वेटेज, जिसका प्राइस ज्यादा है, इसमें कौन से स्टॉक आते हैं? प्राइस वेटेज इंडाइसेस, ये याद रखिएगा, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है इक्वल वेटेज इंडेक्स, सभी को इक्वल है, उसका प्राइस क्या है उससे मतलब नहीं है, सबको बराबर वेटेज दिया गया है, ठीक है। सबको बराबर, सबको बराबर वेटेज है, इक्वल वेटेज, प्राइस से मतलब नहीं, ठीक है। तो इक्वल वेटेज होता है, सभी स्टॉक को सेम वेटेज, 50 स्टॉक है सभी को 50 में है, तो सबको इक्वल वेटेज दे दिया गया, ठीक है। इसका कोई एग्जांपल नहीं, ठीक है। ये तीन से आते हैं, ये डाउ जोन्स, निकी 225, ठीक है, प्राइस वेटेज में आ गया। फ्री फ्लोट में आ गया सेंसेक्स, निफ्टी एंड एसएक्स 40, ठीक है। और पहले यूज होता था मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला सेंसेक्स और निफ्टी में, अर्लियर, अभी नहीं होता। तो ये क्वेश्चंस आते हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है एक इंडेक्स का? एक गुड मार्केट, ये देखिएगा यहां से क्वेश्चन आएगा, ये एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट ऑफ इंडेक्स, एक गुड मार्केट इंडेक्स शुड रिफ्लेक्ट द मार्केट बिहेवियर, जो मार्केट के बिहेवियर को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सके। इट शुड रिफ्लेक्ट द मार्केट बिहेवियर, इट शुड बी कंप्यूटेड बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी और किसी मार्केट इन पार्टिसिपेंट के इन्फ्लुएंस से फ्री होने चाहिए, और इट शुड बी प्रोफेशनली मेंटेन, प्रोफेशनली मेंटेन होने चाहिए। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा बॉस, ठीक है। और मैंने कल भी वही बात कही थी, आप 90% से ऊपर नंबर लाए ये, और मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा, जो मैंने बात कही है आज भी कायम हूं, और आप लाइएगा सेम डे मैं आपको वो रिवॉर्ड दूंगा, ठीक है। तो तैयारी अच्छे से करिए प्लीज, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, और मैं जितनी चीजें ऐसे आपको बॉक्स बताते जा रहा हूं क्वेश्चन आते हैं वहां से। आपको नोट्स भी दूंगा, लेकिन नोट्स से आप 90% नहीं ला सकते, आपको पहले वर्कबुक कंप्लीट करनी होगी, 213 पेजेस हैं ओनली, ठीक है। अब देखो इंपैक्ट कॉस्ट क्या होता है, कोई बता सकता है? एनीवन? इंपैक्ट कॉस्ट, मैं बाय करने गया मार्केट में, 100 रुपीज में वो अवेलेबल है, यानी कि 100 दिख रहा है, लेकिन जब मैं बाय करने जा रहा हूं तो मुझे 102 पे मिल रहा है, ठीक है। मुझे 100 स्टॉक खरीदने हैं, मैंने बाय किया तो क्या हुआ, 2 रुपए एक्स्ट्रा दिए मैंने, ठीक है। मार्केट प्राइस 100 ही चल रहा है, लेकिन 102 पे बायर दिख रहा है, तो 2 रुपए एक्स्ट्रा दिए ने, 200 रुपए एक्स्ट्रा मैंने ऐसे दिए। अब मैं सेम चीज को सेल कर रहा हूं तो मुझे 98 पे दिख रहा है, तो वो एक्स्ट्रा दिए मैंने, ठीक है। तो डिफरेंस है, लिक्विडिटी जिसमें नहीं होती, इस टाइप के इश्यूज होते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी इन द कॉन्टेक्स्ट मार्केट मीन मार्केट वेयर लार्जर और ऑर्डर आर एग्जीक्यूटेड विदाउट मूविंग द प्राइस, जिस स्टॉक में लिक्विडिटी होती है बिना प्राइस के मूवमेंट के पूरे लार्ज ऑर्डर एब्जॉर्ब कर जाता है वो, ठीक है, एग्जीक्यूट हो जाता है, जो हाईली लिक्विड स्टॉक्स होते हैं उनमें। लेकिन जो लिक्विड नहीं होते उसमें क्या होता है, 100 रुपए की चीज है, लिक्विडिटी नहीं है, 102 रुपए में अपन ने खरीदा, और सेम डे अगर अपन सेल करने जा रहे हैं मार्केट में, तो वो हो सकता है कि मार्केट में मूवमेंट नहीं मिला, लेकिन सेल करने जा रहे हैं तो 98 में मिल रहा है। तो 600 रुपीज जो डिफरेंस है वो तो इंपैक्ट कॉस्ट हो गया, केवल बाय और सेल से मतलब नहीं, केवल इंपैक्ट कॉस्ट हो गया, लिक्विडिटी नहीं थी इस कारण। क्लियर? इंपैक्ट कॉस्ट से क्वेश्चंस आते हैं। इसको बिड आस्क स्प्रेड भी बोलते हैं, यानी कि प्राइस में डिफरेंस होता है दोनों के बीच में।
ठीक है। तो जो स्प्रेड प्राइस होता है उसे इम्पैक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो 50 पैसे का जो डिफरेंस है उसको बिड आस्क स्प्रेड भी बोलते हैं। जैसे मैंने 100 पे बाय करने जा रहा हूं, लेकिन मेरे को 102 पे मिला, तो ये 2 रुपए एक्स्ट्रा दिए, उसको बिड आस्क स्प्रेड भी बोलते हैं। ठीक है, जो बाइंग और सेलिंग का बिड और आस्क का प्राइस का डिफरेंस होता है, डिफरेंस है। यस यस जिसे यस हम स्प्रेड कहते हैं, वो इम्पैक्ट कॉस्ट है। यस यस, वही। लेकिन इसको प्रैक्टिकली ये समझाने के लिए मैंने थोड़ा डिटेल कर दिया मैंने। ठीक है, ओके वेरी गुड, ओके। आपका आंसर सही है सर। तो ये इंपैक्ट कॉस्ट होता है। अब देखो, इंडेक्स को अपन जानते हैं, इंडेक्स को मैनेज कौन करता है? मैनेजमेंट। बीएससी इंडाइसेस को मैनेज करता है एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, मैनेज बाय एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड। एनएससी इंडाइसेस को मैनेज बाय एनएससी इंडाइसेस लिमिटेड। ठीक है। इंडेक्स कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि अपन इंडेक्स में कौन से स्टॉक को चूज कर रहे हैं और डिसाइड कैसे कर रहे हैं, इंडेक्स कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? इंडेक्स में अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शंस हो रहे हैं, जैसे कोई स्टॉक है, जैसे रिलायंस में अभी कुछ बोनस इशू आया था, या किसी स्टॉक में राइट इशू आ रहा है, स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है, तो रिवीजन ऑफ इंडेक्स, ठीक है, विथ चेंज इन कंपोजिशन ऑफ इंडेक्स। ठीक है। कई बार क्या होता है, रिप्लेस होते हैं ना कुछ स्टॉक, एग्जिस्टिंग स्टॉक रिप्लेस होते हैं, नए एंट्री लेते हैं निफ्टी 50 में या बीएससी 30 में, सेंसेक्स 30 में। ठीक है। तो इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? जो स्टॉक वेल डाइवर्सिफाइड, एक होता है ना गुड इंडेक्स, को किसको बोलते हैं? जो बिटवीन डाइवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडिटी, वेल डाइवर्सिफाइड हो और लिक्विडिटी भी हाई हो। ठीक है। वेल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स रिफ्लेक्ट द बिहेवियर ऑफ ओवरऑल मार्केट एंड इकोनॉमी। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि रिड्यूस रिस्क। ठीक है। अपन ने अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया, वो डाइवर्सिफिकेशन होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। जैसे आपने 10 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, 20 में किया, तब तक रिड्यूस होता है रिस्क। लेकिन आपने 50 या 100 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, जिसको आप डेली चेक भी नहीं कर पा रहे हो किसमें कौन सी न्यूज आ रही है, या चेक करते तक तो मार्केट क्लोज भी हो गया रहता है, तो 50-100 स्टॉक में आपका रिस्क ज्यादा रिड्यूस नहीं होगा। 100 स्टॉक से ज्यादा लिए तो आपको रिस्क जीरो डिक्लाइन, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन का कोई मतलब ही नहीं होगा वहां। ठीक है। तो स्टॉक इन इंडेक्स चूज बाय सर्टेन प्री डिटरमाइंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पैरामीटर, जो लेट डाउन करते हैं इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मैनेजर। ठीक है। जब वो स्टॉक सेटिस्फाई करता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तब वो इंक्लूजन होता है इंडेक्स में। ठीक है। और जो फाइनल डिसीजन होता है रिमूवल और इंक्लूजन, वो स्पेशलाइज कमिटी के द्वारा लिया जाता है, जिसे इंडेक्स कमिटी भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। फिर इंडेक्स का मेंटेनेंस एंड इंडेक्स रिवीजन। मेंटेनेंस का मतलब है कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है, उसमें स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, शेयर इशुएंस हो रहे हैं, डिविडेंड हो रहा है। ठीक है। तो उसमें उसको मेंटेन करना, प्रॉपर इंडेक्स को कॉर्पोरेट एक्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। ये मेंटेनेंस है। ठीक है। और ऐसा एक्सरसाइज करना कि वो करेक्टली रिफ्लेक्ट करे मार्केट के बिहेवियर्स को। ठीक है। मेजर इंडाइसेस इन इंडिया, ये तो आप सभी को पता है, बीएससी सेंसेक्स 100, 200, 500, 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200। ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस क्या है? पहला होता है इंडेक्स फंड। क्या होता है इंडेक्स फंड? ऐसा फंड जो स्पेसिफिक इंडेक्स के इक्वल रिटर्न जनरेट करके दे। ठीक है। अपन क्या करते हैं इंडेक्स फंड में? उन्हीं स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं जो स्टॉक ऑलरेडी इंडेक्स में एग्जिस्ट है। ठीक है। सिमिलर रिटर्न दे दैट ऑफ सेंसेक्स इंडेक्स या निफ्टी इंडेक्स। देखिए, ये समझ में आ गया, तो ये ट्रैकिंग एरर आपको समझ में आना चाहिए कि स्मॉल ट्रैकिंग एरर होता है इंडेक्स फंड में, क्योंकि फंड मैनेजर का रिलेटेड एक्सपेंस और कैश होल्डिंग मेंटेनेंस टू टेक केयर ऑफ रिडेम्पशन। तो मान लीजिए निफ्टी आपका रिटर्न दे रहा है 10%, तो हो सकता है इंडेक्स फंड आपको 9.8% दे,
तो जो 0.2% है वो ट्रैकिंग एरर होता है। ठीक है। जैसे सेंसेक्स में 30 शेयर्स हैं, अगर आपको इंडेक्स फंड बनाना है तो सेम 30 स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करेंगे जो सेंसेक्स में एग्जिस्ट करते हैं। निफ्टी इंडेक्स फंड बनाना है तो निफ्टी में जो 50 कंपोनेंट कंपनीज है सेम उसमें आप सेम प्रोपोर्शन सेम वेटेज में आप इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। लिटिल बिट जो ट्रैकिंग एरर होता है जिसके कारण रिटर्न में थोड़ा सा प्लस माइनस दिखता है उसको ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। ठीक है। इंडेक्स डेरिवेटिव, इंडेक्स डेरिवेटिव और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि जिसमें इंडेक्स को एज अ अंडरलाइंग असेट लिया जाता है। इंडेक्स ऑप्शन और इंडेक्स फ्यूचर पॉपुलर है डेरिवेटिव वर्ल्ड वाइड। ठीक है। थर्ड होता है ईटीएफ। ईटीएफ क्या है, कोई बता सकते हैं? ईटीएफ, ईटीएफ देखिए, ईटीएफ भी होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसमें क्या होता है, बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज होती है जो ट्रेड करती है लाइक इंडिविजुअल स्टॉक ऑन एक्सचेंज। इसका नंबर ऑफ एडवांटेज क्या है कि इसे म्यूचुअल फंड की तरह आप बाय और सेल सोल्ड कर सकते हो एक्सचेंज में। ठीक है। ईटीएफ जो होता है वो ट्रेड होता है एक्सचेंज में, इसमें इंट्राडे ट्रांजेक्शन भी पॉसिबल है। ठीक है। लेकिन इस ये होता है पैसिव फंड, पैसिव, एक्टिव नहीं होता है, पैसिव। तो इसमें जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है वो बहुत कम होता है, वेरी लो। ठीक है। और इसमें आप चाहो तो स्मॉलर डिनोमिनेशन में भी ट्रेड कर सकते हो, बाय और सेल कर सकते हो, वो ईटीएफ के फायदे हैं। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? क्या मैं बहुत फास्ट गया कि क्या आप सभी को सब समझ में आया? प्लीज मुझसे बताइए। और कोई क्वेश्चंस हो तो यू वी कैन डिस्कस।